हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बिजनेस केस। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब हम किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे ऐसे रिक्वायरमेंट आती है कि हमें किसी प्रोजेक्ट को जब टॉप मैनेजमेंट के पास ले जाते हैं तो हमें उसे अप्रूव कराना होता है। तो साथियों, इस प्रोसेस को हम क्या क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बेसिकली हम बिजनेस केस अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट का अप्रूवल एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है जहाँ पे हमें अपने इस प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट को दिखाना होता है और उनसे अप्रूव कराना होता है। तो आइए साथियों, समझते हैं बिजनेस केस आखिर होता क्या है। साथियों, बिजनेस केस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज इसके बारे में क्या कहता है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज कहता है कि इट इज ए जस्टिफिकेशन फॉर अ प्रपोज प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड कमर्शियल बेनिफिट। तो बेसिकली क्या है कि प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है जो कि इसका जस्टिफिकेशन दिया जाता है बिजनेस केस में, और वो बिजनेस वो इस तरह से दिया जाता है कि कमर्शियल बेनिफिट को शो करे। साथियों, एक अदर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है कि अ बिजनेस केस प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो। इट इवेल्युएट द बेनिफिट, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड प्रोवाइड्स ए रेशनल फॉर द प्रेफर्ड सॉल्यूशन। सो साथियों, यहाँ पे बिजनेस केस की बात ये इस तरह से की गई है कि जस्टिफिकेशन है जो कि बेसिकली क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या पोर्टफोलियो का जस्टिफिकेशन होता है जो कि ये दिखाता है कि इसका जो बेनिफिट है या कॉस्ट है या रिस्क है किसी अल्टरनेट ऑप्शन के रिस्पेक्ट में वो क्या है, और किस तरह से हम एक रेशनल डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह से एक रेशनल एक प्रोजेक्ट बना के मैनेजमेंट के पास भेज सकते हैं अपने अप्रूवल के लिए। तो साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों ही। समझते हैं कि ये क्या किस बारे में ये बात करते हैं। साथियों, हम जब बात करते हैं बिजनेस केस की तो इसके साथियों 5 एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, पहला जो इसका एलिमेंट होता है वो होता है स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट। तो साथियों, स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट का मतलब होता है कि बेसिकली जब हम बिजनेस केस को लेके जाते हैं तो ये पूरा चेंज मैनेजमेंट है। हम क्या करते हैं, कोई नई मशीनरी पे बात करते हैं, हम किसी नई हम हो सकता है हम कोई नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हो सकता है हम कोई एक नया प्लांट बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हो। तो ये चेंज मैनेजमेंट होता है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये होता है। तो इसका एक एस्पेक्ट ये है कि स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट इसका होना चाहिए ताकि मैनेजमेंट को समझ आए कि हम किस बारे में अपना बिजनेस प्रपोजल लेके जा रहे हैं। साथियों, जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इकोनॉमिक एनालिसिस। तो साथियों, इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब है कि आरओआई कितनी मिल रही है, कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है अपने इस अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है साथियों, जो कि आपको समझनी चाहिए कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को ले जाते हैं मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट पूछती है कि इस प्रोजेक्ट की आरओआई क्या है या इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने टाइम के बाद हमें जो हमारा पैसा है वो वापस आ जाएगा और कितने टाइम के बाद ये प्रोजेक्ट हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, इसीलिए आपको आरओआई निकालनी बहुत जरूरी होती है। साथियों, जो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कमर्शियल अप्रोच है। कमर्शियल अप्रोच का साथियों मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप बिजनेस केस को लेके जाएंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके सोर्सिंग स्ट्रेटेजी क्या है या प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। इसका मतलब यह है कि जो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होगा वो रिसोर्स आपको कहाँ से लेना है, किस कॉस्ट पे लेना है, कितनी जल्दी लेना है, कितने टाइमलाइन में लेना है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, कितनी जल्दी प्रोजेक्ट को क्लोज करना है। तो ये सारे कमर्शियल अप्रोच में आपके ये सारे पॉइंट साथियों आते हैं। साथियों, अगला जो एस्पेक्ट आता है साथियों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल केस। तो फाइनेंशियल केस क्या है कि इस प्रोजेक्ट की बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अफोर्डेबिलिटी है, क्या मैनेजमेंट इसे अफोर्ड कर पाएगी, क्या ये हमें प्रॉफिट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो ये सारे फाइनेंशियल सारे एस्पेक्ट जो हैं ये भी बिजनेस केस में साथियों आते हैं। साथियों, जो अगली इसका जो एलिमेंट है वो है मैनेजमेंट अप्रोच। साथियों, मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो ये सारा रिसोर्स है आप इसे किस तरह मैनेज करते हैं। रिसोर्स में साथियों मैन मैनेजमेंट, मशीनरी, सारी चीजें आती हैं, लाइफ साइकिल आती है। अगर कोई गवर्नमेंट के कंप्लाइंस हैं वो सारे आते हैं, कौन इसको रोल प्ले करेगा, कौन इसे खरीद के लाएगा, कौन इस प्रोजेक्ट को लगाएगा, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो साथियों, ये इसका एक मैनेजमेंट एस्पेक्ट होता है या मैनेजमेंट एलिमेंट होता है। तो साथियों, इस तरह से देखते हैं कि 5 एलिमेंट होते हैं किसी भी बिजनेस केस के। साथियों, अब हम बात करते हैं अप्रूवल प्रोसेस पे। देखिए, जब हम अपना बिजनेस केस का प्रपोजल बनाते हैं तो मैनेजमेंट के पास जाते हैं। मैनेजमेंट उससे क्या करेगा, रिव्यू करेगा, और रिव्यू के बाद हो सकता है कि आपको रिवाइज करने के लिए बोले, तो वहां पे आपको रिवाइज भी से करना पड़ सकता है। साथियों, अगली बात आती है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो डिसीजन बेसिकली होते हैं आरओआई के बेस पे, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेस पे, कि आप कितनी जल्दी आपको जो प्रोजेक्ट है ये आपका फ्री हो रहा है।
साथियों अगला जो कंसिडरेशन है वो ये होता है कि हमारा जो बिजनेस केस होना चाहिए वो इस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए कि मैनेजमेंट को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अब कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये बेस्ट प्रोजेक्ट है और उसके उन्हें ये अप्रूव करना चाहिए। साथियों इसके अलावा अप्रूवल प्रोसेस में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये एक तरह का रिकॉर्ड होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आगे फ्यूचर में भी हमारे काम आता है। साथियों जब हम इस बिजनेस केस को ले जाते हैं, ये अप्रूव जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है, एक तरह से स्पॉन्सर इसे ऑन करता है, यानी कि अभी एजुकेशन फॉर्म में आ जाता है और वहां से इस पे अपनी जो अगली कार्रवाई है या जो भी इस पे एजुकेशन होना है वो ये शुरू हो जाता है इसके बाद। साथियों लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बिजनेस केस की बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि उस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है और कितनी जल्दी ये प्रोजेक्ट हमारा फ्री होता है और कितने लॉन्ग टर्म तक ये प्रोजेक्ट हमारा सस्टेन करता है। साथियों बिजनेस केस तो इसका कंटेंट्स को समझाने के लिए मैंने एट ए ग्लांस में पिक्चर लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि बिजनेस केस का जो जस्टिफिकेशन होता है वो बेसिकली इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो बेनिफिट है वो हमेशा आपके जो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट है, उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए और इसे ओन करना चाहिए बाय स्टेक होल्डर के द्वारा। आपको कंटेस्ट इसका पता होना चाहिए। हाई लो लेवल दोनों तरह के रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए और इंडिकेशन ऑफ टाइम स्केल, यानी कि कितने टाइम फ्रेम में ये बिजनेस केस या ये प्रोजेक्ट आपका क्लोज होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथियों अब एक रियल लाइफ एग्जांपल पे बात करते हैं। देखिए एक रियल लाइफ एग्जांपल में हम बात करेंगे तो इसमें 7 स्टेजेस आती हैं। आइए समझते हैं किसी प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए क्या स्टेजेस होती हैं। साथियों पहली जो स्टेज होती है वो होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स। यहाँ पे साथियों हमने एक मशीन का केस लिया है। इसका मतलब ये है कि एक नई मशीन हमें प्रोक्योर करनी है, तो उस नई मशीन को प्रोक्योर करने के लिए उसका एक बिजनेस केस हमें बनाना है। तो इस केस को कंसिडर करते हुए मैंने ये रियल लाइफ एग्जांपल आपके लेके आया हूँ। देखिए पहला क्या होगा कि आपको जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को आपको एनालिसिस करना होगा। सेकंड आपको आइडेंटिफाई गैप्स, यानी कि आपको यहाँ पे गैप आइडेंटिफाई करने होंगे कि आपकी जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट को क्यों पूरा नहीं कर पा रही है या उसकी कैपेसिटी क्यों कम पड़ रही है। साथियों थर्ड स्टेज आती है रिसोर्स प्लानिंग। एक बार आप गैप आइडेंटिफाई कर देते हैं तो आपको रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके रिसोर्स मशीन है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको नई मशीन कहाँ से लेनी है, कितने रेट पे लेनी है और कितने टाइम फ्रेम में आपको लेनी है। साथियों फिर बात आती है कॉस्ट कंपैरिजन की। देखिए मशीनें क्या है कि मल्टीपल टाइप की मशीन्स अलग अलग अवेलेबल है, तो वहां पे भी अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस की मशीन होती है। तो आप डेफिनेटली आप किसी भी कंपेयर करके किसी एक नई मशीन को आप चूज करेंगे और उसका फिर कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे। कॉस्ट कंपैरिजन करने के बाद आप ये निकालेंगे कि इसकी आरओआई क्या है। आरओआई का मतलब है कि कितने टाइम फ्रेम में ये मशीन हमारी फ्री हो जाती है और हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देती है। इसके बाद साथियों फाइनल डिसीजन आता है, यानी कि आपका फाइनल डिसीजन कि आप इस बिजनेस केस को फाइनली मैनेजमेंट के पास भेज रहे हैं अपने फाइनल कंक्लूजन के साथ। और लास्ट साथियों आता है मैनेजमेंट अप्रूवल। इसका मतलब है कि जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के या जो एमडी हैं या जो टॉप स्टेज शेयर होल्डर्स हैं वो इस मैनेजमेंट को अप्रूव करते हैं और इस तरह से आपका बिजनेस केस साथियों अप्रूव हो जाता है। साथियों अब इस एग्जांपल को लेते हुए आइए समझते हैं। लेट्स से साथियों एक हमें 100 टन की नई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लेनी है। तो उस मोल्डिंग मशीन के लिए सबसे पहले हम सिनेरियो चेक करेंगे कि इस मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है शॉर्ट पड़ रही है, क्यों पड़ रही है। देखिए मैंने एक रियल एक एग्जांपल यहाँ पे फ्रेम किया है। बेसिकली एक हमें इंजेक्शन मोल्डिंग की बात हम कर रहे हैं 100 टन की। तो मेरा कस्टमर है साथियों XYZ, एक कस्टमर है और कुछ अदर कस्टमर है। तो मैंने एक कैपेसिटी एनालिसिस शीट बनाई है उसके लिए। तो देखिए मेरी टोयो 100 टन की मशीन्स होती हैं और मेरे 6 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें ये मशीन मेरी यूज होनी है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से। तो देखिए पहले आर्टिकल में मैं देखता हूँ तो 33% यूटिलाइजेशन है, दूसरे आर्टिकल में 31% है, 27%, 28% यूटिलाइजेशन का मतलब साथियों यहाँ पे ये है कि ये आर्टिकल बनने में मशीन को इतना अपना यूटिलाइज मशीन हो रही है, यानी कि 33% यहाँ पे मेरी ये टोयो 100 टन जो है इस कस्टमर के लिए, अदर कस्टमर के लिए 33% यूटिलाइज हो जाती है। तो मेरी पास जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी बचेगी साथियों 67% बचेगी। अगेन दूसरे आर्टिकल में मेरी 31% यूटिलाइजेशन होती है XYZ कस्टमर के लिए, तो 35.7 बचेगी। अगेन XYZ कस्टमर के लिए 27% यूटिलाइजेशन है तो 9.1 यूटिलाइजेशन बचेगा। साथियों 9.1 यूटिलाइजेशन का मतलब है कि एक मशीन आपकी पूरी कंज्यूम हो गई है और उसका केवल 9.1% ही उसका बचा है आपको यूज करने के लिए। लेकिन साथियों होता क्या है, आपके और भी आर्टिकल्स हैं जो आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बनाने हैं और जिसके लिए 28%
31% टू 29% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं इस तरह से चेक करूं 9.1 माइनस 28 तो माइनस 18% मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बचता है मेरा। इस तरह साथियों माइनस 18.6 माइनस 31 49.6 बचेगा, और माइनस 49.6 में से माइनस 29 करेंगे तो 78.5 बचेगा। क्या है कि मेरी कैपेसिटी बची नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरी जो मशीन थी वो इन 3 आर्टिकल में यहाँ पे कंज्यूम हो चुकी है, ए बी सी में कंज्यूम हो चुकी है, और डी ई एफ के लिए मेरे पास मशीन बची ही नहीं है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैं माइनस में पहुंच चुका हूँ, यानी कि मेरे पास अब मशीन नहीं है। तो साथियों ये क्लियर केस है जहाँ पे समझ में आता है कि हमें यहाँ पे एक नई 100 टन की मशीन लेनी पड़ेगी इन 3 आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। साथियों देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कैपेसिटी, अगर मैं बात करूं कि इस प्रोडक्ट के लिए कैपेसिटी क्या है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी पर आवर की मैं बात करूं 85% ओई पे तो 49% है। सिमिलरली ई आर्टिकल के लिए 43% है, और एफ आर्टिकल के लिए 71% है। सिमिलर साथियों ये अलग आगे और भी कुछ चेक पॉइंट्स हैं, जैसे कि वर्किंग आवर्स हैं। ये मशीन तीनों शिफ्टों में काम करती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर मैं पर डे की बात करूं तो 1175 नंबर्स बनेंगे पर डे के हिसाब से। इसी तरह 1049 नंबर्स बनेंगे, और इस तरह 1130 नंबर्स बनेंगे। वर्किंग डेज की बात करता हूं तो मैं 25 डेज पे इसका कैलकुलेशन करता हूं साथियों। और प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करता हूं तो जो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी निकलती है इस आर्टिकल के लिए, तो कितनी निकलती है 29,376, 26,229, और एफ आर्टिकल के लिए 28,246। और बट साथियों यहाँ पे क्या है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है पर मंथ में वो 8,140 की रिक्वायरमेंट आ रही है लगभग। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक मशीन मेरी एक कंप्लीट मशीन मेरी इन 3 आर्टिकल के लिए यूज होती है, लेकिन मेरे डी ई एफ आर्टिकल ऐसे हैं जो मेरे ऐसे बसते हैं जिनके लिए मेरे पास कोई मशीन नहीं है। और इस तरह से मेरे जजमेंट है जो वो एनजी हो जाते हैं। एनजी का मतलब साथियों यहाँ पे नॉट गुड है, यानी कि मेरे पास मशीन बची ही नहीं है। साथियों इसका मतलब ये है कि मैं एक क्रिटिकल कंडीशन में आ चुका हूँ। मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास 100 टन की मशीन नहीं है, तो मुझे नई 100 टन की मशीन यहाँ पे प्लान करने की रिक्वायरमेंट है। साथियों आइडेंटिफाई गैप्स में मैंने इसे और थोड़ा हाईलाइट किया कि 4, 5, 6 3 आर्टिकल ऐसे बचे हैं जिनमें आपकी कैपेसिटी माइनस में जा चुकी है, और आपको नई मशीन यहाँ पे प्लान करनी पड़ेगी। दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 8,140 की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 3 आर्टिकल में, यानी कि 3 प्रोडक्ट में मुझे इन तीनों को नंबर्स को जोड़ना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे 24,420 क्वांटिटी मेरी आती है जो कि मुझे एक महीने में बनानी होती है। मैं इसे पर डे में निकालता हूँ साथियों, 26 डेज से डिवाइड करते करके तो 940 आते हैं मेरे। और 940 को अगेन मैं 24 आवर से डिवाइड करता हूँ तो 40 नंबर्स आते हैं। यानी कि मुझे कस्टमर की डिमांड को पूरी करने के लिए एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि 40 नंबर्स यानी कि 40 क्वांटिटी हर घंटे में बनाए। यहाँ से मुझे लोडिंग आवर्स, यानी कि मुझे एक मशीन के लोडिंग आवर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि होगी टोटल कस्टमर की रिक्वायरमेंट और क्वांटिटी पर आवर। तो यहाँ से साथियों जब मैं ए डिवाइड बाई बी करता हूँ तो मेरे 610 आवर आते हैं, यानी कि मुझे 610 घंटे की रिक्वायरमेंट आती है। मुझे ऐसी मशीन लेनी पड़ेगी जिसमें मैं 610 घंटे कंटिन्यू चलाऊं। साथियों मैं आगे चलता हूं तो देखता हूं कि मेरे मंथ में, एक महीने में मुझे कितने आवर मिलते हैं। तो अगर मैं 26 दिन इस मशीन को चलाता हूं, 24 घंटे चलाता हूं, तो मुझे 624 आवर्स मिलते हैं, यानी कि एक महीने में मुझे 624 आवर्स ही यहाँ पे मिल रहे हैं। जबकि मुझे ऐसी मशीन लेनी है जिसमें मुझे 610 आवर्स का मेरा काम यहाँ पे है। तो साथियों मैं मशीन की एफिशिएंसी की अगर बात करता हूँ तो मैं सी डिवाइडेड बाई डी करता हूँ। तो देखिए मैं 610 डिवाइडेड बाई 624 इंटू 100 97.75 या 98% की मेरी एफिशिएंसी आती है। तो साथियों इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मुझे एक ऐसी मशीन लेनी पड़ेगी जो कि कम से कम भी 98% एफिशिएंसी पे काम करे, और 98% एफिशिएंसी पे काम करके 24,430 वो महीने के बनाए, ताकि मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाऊँ। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, यहाँ से मुझे पता चलता है कि मुझे कितनी मशीनें चाहिए। लेट्स से अगर आपका ये 610 आर ना होके आपका 1000 आर होता, तो यहाँ पे फिर मुझे एक मशीन से मेरा काम नहीं चलता, क्योंकि एक मशीन से मुझे महीने में 624 आर ही मिलते हैं देखिए। तो फिर यहाँ पे मुझे 2 मशीनें प्लान करनी पड़ती, बट यहाँ पे क्योंकि मुझे केवल 610 आवर्स का ही काम है, यानी कि 610 आवर्स का ही मुझे काम है, जबकि मेरे पास 624 आवर्स होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक मशीन मेरी काम कर जाएगी यहाँ पे, और वो 98% मुझे एफिशिएंसी पे रन करनी पड़ेगी। साथियों अब मुझे ये पता चल चुका है कि मुझे एक मशीन लेनी है 100 टन की।
अब मुझे यहाँ पर रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। रिसोर्स की प्लानिंग में मैं मार्केट में देखता हूँ कितने तरह के मैन्युफैक्चर हैं। मैंने मार्केट में सर्च किया साथियों, तो 3 तरह के मुझे मैन्युफैक्चर मिले, जिसमें फेरोमेटिक, टोयो और विंडसर, ये 3 ऐसे मैन्युफैक्चर हैं जो 100 टन की मशीन बनाते हैं या 100 टन या 120 की मशीन बनाते हैं। और इस स्पेक की मशीन जो है मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो साथियों, इन तीनों की मुझे कॉस्ट लेनी पड़ेगी और इन कॉस्ट को लेकर मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी मशीन है जो मुझे कम रेट पे पड़े और मुझे मैक्सिमम आउटपुट दे। साथियों, उसका कॉस्ट कंपैरिजन करता हूं तो देखिए मैंने एक रियल शीट यहाँ पे लगाई है जिसमें फेरोमेटिक, टोयो और विंडसर का मैं कॉस्ट कंपैरिजन करता हूं। और मुझे इसके साथ में जो एसेसरीज है साथियों, वो भी बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी क्योंकि उनकी भी कॉस्ट होती है। वो सारी कॉस्ट मुझे यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी। साथियों, इसके अलावा जो आपकी CST है, GST है, या फ्रेट के चार्जेस होते हैं या इंश्योरेंस के चार्जेस हैं, वो भी आपको इसमें लेने पड़ेंगे। तो साथियों, तीनों मशीनों का जब मैं कॉस्ट कंपेयर करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो मुझे फेरोमेटिक पड़ेगी वो 35 लाख की मशीन पड़ेगी मोटा मोटा। टोयो पड़ेगी मुझे 41 लाख की मशीन पड़ेगी। और अगेन मैं विंडसर की बात करता हूँ तो ये भी 35 लाख के आसपास पड़ेगी। लेकिन साथियों, मैं इसका लीड टाइम देखता हूँ तो देखिए फेरोमेटिक मुझे लगभग 8 वीक में मुझे डिलीवरी देता है, टोयो मुझे 12 वीक में डिलीवरी देता है और विंडसर मुझे 6 वीक में डिलीवरी देता है। तो साथियों, यहाँ पे अगर मैं समझूं तो मेरे सामने टोयो मुझे महंगी पड़ती है, जबकि फेरोमेटिक और विंडसर में मैं चूज कर सकता हूँ। और इसमें भी देखिए तो विंडसर जो है मुझे डिलीवरी, फास्टेस्ट डिलीवरी देता है 6 वीक में। तो मुझे मुझे विंडसर को ही चूज करना पड़ेगा। विंडसर के स्पेक मैंने यहाँ पे दिए गए हैं। मुझे 125 टन की मशीन मिलती है विंडसर की, सर्वो ड्राइव मशीन है साथियों। और ये बाकी सारे स्पेक्स हैं जो मैंने इसमें यहाँ पे लिए हैं। साथियों, मैं ROI कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए मैं ROI अगर देखता हूँ तो जैसे मैंने बताया कि मेरी टोटल 624 नंबर मुझे मंथ बनाने हैं। अगर मुझे 2 मशीनें लेनी होती तो मुझे साथियों फिर वो 0.58 एंड 0.47 यूटिलाइजेशन पे काम करती। लेकिन मेरी एक मशीन से ही ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। 35 लाख का मशीन का प्राइस है जो हमने पीछे देखा है साथियों, ये आपका लगभग 35 लाख का है। इसका भी ले सकता हूँ साथियों, बहुत ज्यादा रेट का अंतर नहीं है। तो मैं किसी भी एक मशीन को इन दोनों में से चूज कर सकता हूँ, फेरोमेटिक या विंडसर में से। तो देखिए 35 लाख की मशीन है, यहाँ पे मैं PBT और कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट करता हूँ। PBT साथियों प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है और कंट्रीब्यूशन में एक अलग फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है साथियों। साथियों, अगर आपको PBT और कंट्रीब्यूशन को समझना हो तो मेरी एक अलग वीडियो है, उससे आप समझिए, जिसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसमें आपको ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी। साथियों, यहाँ पे जॉब वर्क कॉस्ट है, ये भी मैंने काउंट की है। तो इन सब को कंसिडर करते हुए मेरी एक 100 टन की मशीन आती है। साथियों, मैं ROI निकालता हूँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखिए मेरी जो ROI आती है वो 8.57 मंथ आती है, अगर मैं PBT और JW को काउंट करता हूँ, या फिर अगर मैं कंट्रीब्यूशन और JW को काउंट करता हूँ तो मेरी जो ROI आती है 8.02 आती है। साथियों, ROI का मतलब यहाँ पे यह है कि जो 35 लाख की कॉस्ट होगी, जो मेरी मशीन का प्राइस है, इस कॉस्ट को मैं क्या करूंगा, बेसिकली इन नंबर से जोड़ूंगा और फिर से डिवाइड कर दूंगा 35 से। तो इस तरह से मेरी यहाँ पे ROI निकल के आ जाएगी। मुझे फाइनल डिसीजन मिल गया कि मुझे कौन सी मशीन लेनी है। नॉर्मली इंडस्ट्री में क्या होता है कि 2 या 3 अगर ईयर में ROI आती है तो एक अच्छी ROI मानी जाती है। और यहाँ पे क्योंकि मेरी ROI 9 मंथ में आ रही है तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है जहाँ पे ये एक फेवरेबल डिसीजन होगा और मुझे मैनेजमेंट का अप्रूवल साथियों मिल जाएगा। साथियों, इस बिजनेस केस को लेके मैं मैनेजमेंट के पास जाता हूँ और मैनेजमेंट इसे बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करेगी क्योंकि इसकी ROI बहुत अच्छी है और ये प्रॉफिट का एक बिजनेस है। और इस तरह से साथियों, मैंने अपना बिजनेस केस सबमिट किया मैनेजमेंट को और ये मेरा जो बिजनेस केस है ये मैनेजमेंट से अप्रूव हो जाता है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साथियों हम दोबारा डिस्कशन करेंगे और किसी नई वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।